हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCG 175 द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी फॉर लिविंग। अगेन आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है, तो आपको गेस्ट पेपर इस तरीके से मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करना इसको। हमने सारा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करा रखा है, तो अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपके 90+ स्कोर आ सकते हैं आराम से, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर विच इज 9580023321 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनी 3 थियरीज ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? हमारी पर्सनालिटी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर से मिलकर बनती है, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें किस तरीके से ग्रो हो रही हैं, इसी को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। अभी कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर फर्स्ट, इसमें जीन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, फिजिकल हेल्थ ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे कि इंटेलिजेंस, शाइनेस, एग्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा फैमिली इन्वायरमेंट। देखिए, अगर फैमिली सपोर्टिव है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। लेकिन अगर फैमिली निग्लेक्टफुल है, ठीक है, या स्ट्रिक्ट है, या उसकी क्यूरियोसिटी पे क्वेश्चंस करती रहती है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज आएंगी, फियर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली का किसी भी इंसान की पर्सनालिटी सेट करने में। फिर हमारा आता है सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, सोसाइटी में हम किन किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी को बहुत शेप करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपने सुना होगा जैसे पीयर प्रेशर में लोग अपनी हैबिट्स को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू फिट इन। उसके बाद आते हैं कल्चर पे। आपका कल्चर जैसे कि ट्रेडिशन, बिलीफ, कस्टम, ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत शेप करती हैं। कुछ कल्चर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस को इनकरेज करते हैं, और कुछ कल्चर जो होते हैं वो कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं, विच फर्दर इन्फ्लुएंस अवर पर्सनालिटी। फिर आते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। हमारे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को सेट करते हैं। हम समय के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, जैसे सक्सेस, फेलियर, ट्रॉमा, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें भी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, और हमारी कॉन्फिडेंस बिल्टअप में भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। अब हम थियरीज पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 थियरीज के बारे में बताया गया है। तो हमारी पहली है साइको एनालिटिक थियरी। ये सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दी थी। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं जो हमारी पर्सनालिटी है वो अनकॉन्शियस थॉट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होती है, शेप होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस थॉट मतलब कि वो जो हम हमारी कॉन्शियस में नहीं है, हम जिनके बारे में ज़्यादा कॉन्शियसली समझ नहीं पाते, पर वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं, ठीक है, और वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब इन्होंने 3 पार्ट में हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको डिवाइड किया था। पहला है हमारा आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। देखिए, जो आईडी है वो हमारी डिजायर और इंस्टिंक्ट को रिफ्लेक्ट करती है हमारी पर्सनालिटी में, ठीक है। और ये हमारे इमीडिएट प्लेजर पे ही फोकस करती है, मतलब हम ज़्यादा यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ को नहीं ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो यहाँ पर हम मोरल वैल्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में। हम सही गलत का अंतर यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर सेंस लगा पाते हैं, ठीक है। ईगो में क्या है? ईगो हम कह सकते हैं इन दोनों का बैलेंस है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग लगती है और हमारी जो रियलिटी उसको यहाँ पे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स हैं, और सिगमंड फ्रॉइड यही बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज पार्ट शेप्स अवर पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी इन्हीं 3 जो हमने पार्ट्स देखे हैं, इनके कन्फ्लिक्ट से ही शेप होती है, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रेट थियरी। ट्रेड्स क्या होते हैं? ये कुछ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये सब तो ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि जो अलग अलग ट्रेड्स हैं ह्यूमन के अंदर, ये सब मिलके उस इंसान की पर्सनालिटी को बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स के ट्रेड क्या होते हैं कि ये सोशल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स के ट्रेड क्या है कि ये चुप होते हैं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड थियरी विच इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ये हमें कार्ल रॉजर्स ने दी थी, ठीक है। अब ये फोकस क्या करती है? इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि जो पर्सनल ग्रोथ है और सेल्फ डेवलपमेंट से ही हमारी जो है पर्सनैलिटी हमारी बनती है, ठीक है। एंड एवरी पर्सन हैज द एबिलिटी टू इम्प्रूव एंड रीच फुल पोटेंशियल, ठीक है। अब रॉजर्स ने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है किस चीज को? सेल्फ कॉन्सेप्ट को और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को। सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि हाउ वी सी अवर सेल्फ, हम खुद को कैसे देखते हैं, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या है? हम दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमें सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है हमारा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। तो कंक्लूजन पे देखते हैं अब। वही पढ़ा हमने कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे हमारा फैमिली हुआ, कल्चर हुआ, एक्सपीरियंसेस हुए हमारे खुद के, ठीक है। और हमने इसके मामले में 3 थियरीज के बारे में पढ़ा भी, ठीक है।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिस्क्राइब द सिम्टम्स, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। देखिए ईटिंग डिसऑर्डर्स को समझने पहले, ये एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जहाँ पर जो पीपल हैं वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा भी खा सकते हैं, कम खाना खाने की हैबिट भी और ज़्यादा खाना खाने की हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ों को खराब करती है। ठीक है, अब देखो सिम्टम समझते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के पहले। एक्सट्रीम डाइटिंग एंड ईटिंग वेरी लिटिल, मतलब आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल खाना कट ऑफ कर दिया है अपना। ठीक है, ये एक ऑब्सेशन हो जाता है। ठीक है, हेल्दी डाइट नहीं होती है। हेल्दी डाइट में क्या होता है, आपको खाना कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, आप एक्सरसाइज के थ्रू फिर आप उसको मैनेज करते हो, बट एकदम एक्सट्रीम डाइट करना ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसी को ईटिंग डिसऑर्डर में हम काउंट कर लेते हैं। ईटिंग टू मच फूड इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय, आज के टाइम पे आप देखते हैं फोन चलाते चलाते कितने जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं, कुछ खाना खाने पर ध्यान ही नहीं है। इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, है ना। माइंडफुलनेस से हम खाना ही नहीं खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना खत्म हो जाता है हमारा। इसको बिंज ईटिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑब्सेशन विद द बॉडी वेट, शेप एंड कैलोरीज। ठीक है, इन सब चीजों से ऑब्सेशन रखना, स्किपिंग मील्स और मेकिंग एक्सक्यूज टू अवॉइड ईटिंग, खाना नहीं खाना या मील्स को स्किप करना, या खाना खाने के बाद में गिल्ट फील करना। ठीक है, सडन आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, ये सारी चीजें, डिजीनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, टायर्डनेस हो रही है, और मूड चेंज हो रहे हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो जाता है। इसी यही सिम्टम्स है हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप्स पे। फर्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। ठीक है, और इसको कम करने के लिए वो खाना बिल्कुल कट डाउन कर देता है, एक्सट्रीम डाइट पे चला जाता है, जो कि वो अनहेल्दी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, इसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। सेकंड है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर ओवर ईटिंग की हैबिट हो जाती है, बिंजिंग की हैबिट हो जाती है। ठीक है, और फिर उसको काउंटर करने के लिए या तो वॉमिट होगी या तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, दोनों ही हार्मफुल है। ठीक है, फिर हमारा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पर भी ओवर ईटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन उसको बाद में काउंटर नहीं किया जा रहा। जैसे कि बुलिमिया में हमने पढ़ा था कि खाना खाने के बाद में काउंटर होता था थ्रू वॉमिटिंग, या तो वो ज्यादा एक्सरसाइज करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खाना खा लिया लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं किया, इससे क्या होता है, वेट गेन होता है और बाद में बुरा भी लगता है कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा लिया है, ये सारी चीजें। ठीक है, बुलिमिया में और इसमें इतना ही अंतर है बस। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। कॉजेस में हम देखते हैं, देखिए लो सेल्फ स्टीम एक हम कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, सोशल प्रेशर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि हमको थोड़ा हेल्थ अच्छा दिखना है, स्लिम ट्रिम दिखना है, तो इसके चक्कर में एक्सट्रीम डाइट पे लोग चले जाते हैं। ठीक है, जो कि अनहेल्दी भी जाता है उनके लिए। स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी है। कई लोग जो बिंजिंग है, जो ओवर ईटिंग होता है, वो स्ट्रेस का रिजल्ट भी होता है। ठीक है, ओवर ईटिंग जो हम देखते हैं, बहुत सारे लोग जो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं वो बहुत ज्यादा खाते भी हैं, ये भी देखा होगा। फिर फैमिली और पर्सनल हिस्ट्रीज भी होती है, इंसान की खुद की एक्सपीरियंस भी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहला है काउंसलिंग एंड थेरेपी। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से आप क्या सकते हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि क्या रीजन है आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स की, ये सारी चीजें। सेकंड है आपका मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में क्या होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और जो भी फिर अकॉर्डिंगली मेजर्स होते हैं या ट्रीटमेंट होता है वो आपको दिया जाता है। न्यूट्रिशनल गाइडेंस में क्या होता है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइडेंस दी जाती है कि डाइटिंग में आपको किस तरीके से डाइट करनी है। आप ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, ठीक है, ओवर ईटिंग पे चले जाए, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल गाइडेंस आपको मिलती है। फिर आता है हमारे सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। इमोशनल सपोर्ट आपको फैमिली फ्रेंड्स अगर देंगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपकी ईटिंग डिसऑर्डर भी इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस कंसर्न है, पर ये ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। हमने बात की किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू, फैमिली सपोर्ट के थ्रू, एक्सेट्रा। ठीक है, सिम्टम रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे इससे पहले, वही सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ओके, समझते हैं कि पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये एक अप्रोच होती है, ठीक है, जो किस चीज पे फोकस करती है, बिल्डिंग द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज ऑफ यूथ पीपल इंस्टेड ऑफ ओनली करेक्टिंग देयर प्रॉब्लम। मतलब उन जो अभी जो यूथ है हमारा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करने की बजाय हम उनकी स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज को फोकस करें। ये होती है हमारी पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हमारी ये मानती है कि जितने भी हमारे यंग पीपल हैं उन सब में पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल है, और वो आगे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं अगर उन्हें उन्हें हम लोग सही तरीके से सपोर्ट करें तो। ठीक है, तो पहला है हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे हम लोग यूथ की स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, ना कि उनकी वीकनेसेस पे। इस चीज से क्या होता है कि यूथ जो होते हैं वो इंकरेज होते हैं। अगर हम उनकी वीकनेसेस पे ही फोकस करते रहेंगे तो वहाँ उनको भी डिमोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। सेकंड होता है हमारा सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। फैमिलीज टीचर्स, पियर्स, इन सब से अगर सपोर्ट मिलता है तो या जो यूथ है उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनको ऐसा लगता है कि ओके वी कैन डू समथिंग, वी कैन अचीव समथिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर हम यंग पीपल को एक सेफ और इंकरेजिंग एनवायरनमेंट देंगे तो उनकी इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी इंप्रूव होगी। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ओवरऑल उनके जो कैपेबिलिटीज है वो हमारी इन्हांस होंगी, ये सारी चीजें। उसके बाद में आते हैं हम लोग यूथ पार्टिसिपेशन।
देखिए जितना ज़्यादा यूथ है वो पार्टिसिपेट अगर करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, समझदारी आएगी, चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट। इट प्रमोट्स द लाइफ स्किल सच एज कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप। ठीक है, ये सारी स्किल अगर हमारे यूथ के अंदर आती हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो रियल लाइफ में ये जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस कर पाएंगे अगर स्किल्स उनके पास होंगी तो। ठीक है, फिर आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ हम यूथ की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या मोरल हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पढ़ेंगे हम लोग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ये थियरीज हमें बताती है किस तरीके से पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट है वो हमारे यूथ ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा मॉडल यहाँ पे द 5 C's मॉडल। यहाँ पे 5 C है क्या, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कि स्किल और एबिलिटीज एक जो हमारे यूथ है उसके अंदर कॉम्पिटेंस बनाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं वो कनेक्शन डेवलप करते हैं। और मोरल वैल्यूज हमारे यूथ का कैरेक्टर बनाती हैं। एम्पैथी एंड काइंडनेस हमारे यूथ को केयरिंग नेचर देती हैं। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। और जो 5 C डेवलपमेंट है, देखिए उसके अलावा हमारा 6th C होता है जिसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब यूथ जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, उसी को हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकंड इज डेवलपमेंटल एसेट फ्रेमवर्क। ये कहता है कि जो यूथ होते हैं उनको कुछ एसेट्स की जरूरत होती है अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। ये क्या एसेट्स हैं, पहला होता है एक्सटर्नल एसेट्स और दूसरा होता है इंटरनल एसेट्स। एक्सटर्नल एसेट्स में हमारा आता है जैसे फैमिली सपोर्ट होता है, स्कूल या कम्युनिटी से सपोर्ट मिलना है, इसको एक्सटर्नल एसेट बोलते हैं। इंटरनल क्या होता है, जो हमें खुद से मिलता है, जैसे कि वैल्यूज हमारी क्या है, सेल्फ स्टीम जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है, और सोशल स्किल्स। ठीक है, और जितना ज्यादा किसी यंग पर्सन पे ये एसेट्स होंगे उतना ही ज्यादा वो लाइफ में सक्सीड करेगा आगे, ये बताया गया है। थर्ड है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये थ्योरी हमें यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दी थी। ठीक है, ये कहते हैं जो यूथ डेवलपमेंट होती है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंट, जैसे कि फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ डेवलपमेंट को। मतलब किसी भी यूथ के आसपास के एनवायरमेंट है ये मैटर करता है, क्योंकि वही इन्फ्लुएंस करता है। ऑल दी सिस्टम इंटरैक्ट एंड अफेक्ट ग्रोथ। ऑलराइट, फिर आता है हमारा सोशल लर्निंग थियरी। इसमें क्या हम देखते हैं, ये एल्बर्ट बैंडुरा ने हमें दिया था। इस थियरी में बताया गया है जो भी यंग पर्सन होते हैं, यंग पीपल होते हैं, वो अपने आसपास की चीजों को देखकर ही, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके ही सीखते हैं और उनकी पर्सनालिटी उसी चीज से बनती है। तो आपका क्या रोल मॉडल है, कौन किसको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी खुद की पर्सनालिटी और बिहेवियर को शेप करने में। ऑलराइट, अगर आपका पॉजिटिव रोल मॉडल होगा तो आपकी जो पर्सनालिटी है और बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होगा। राइट, अब कंक्लूजन पे देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज को पढ़ा, किस तरीके से पर्सनालिटी बनती है यूथ की, या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं अलग अलग चीजें, ये सब पढ़ा था। उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्सप्लेन द रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन चाइल्डहुड, डिफाइनिंग रेजिलियंस, एक्सप्लेन हाउ रेजिलियंस कैन बी बिल्ट इन चिल्ड्रन। ओके, देखिए चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी इंसान की लाइफ में, क्योंकि ये जो होती है ना ये ग्रोथ स्टेज होती है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है फिजिकली, इमोशनली और सोशली तीनों तरीके से ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर, जो कि उसकी ग्रोथ में इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से, लेट्स सी। देखिए रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे जैसे कि पॉवर्टी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, नेग्लेक्ट, अब्यूज, लैक ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। अगर कोई बच्चा है जो वो ऐसी फैमिली में ग्रो हो रहा है जहाँ पे फाइट्स होती हैं, वायलेंस होता है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी बचपन से ही, उसकी डेवलपमेंट में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और जब वो बड़ा होगा तो उसकी कॉन्फिडेंस पर रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इसमें हमारी चीज आती है जैसे कि सपोर्टिव पेरेंट्स होना, एजुकेशन अच्छी मिलना, सेफ सराउंडिंग होना। ठीक है, और फ्रेंडशिप अच्छी मिलना, प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इससे क्या होता है, बच्चे पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है उसकी ग्रोथ पे। ठीक है, सपोर्ट करती है उसकी ग्रोथ। अब इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, सेफ इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज भी नहीं आती हैं और ये उसको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग, लेट्स सी व्हाट इज रेजिलियंस। It is the ability of a child to cope with the challenges and still grow into a healthy and successful individual. किसी एक बच्चे के सामने बहुत सारे challenges आते हैं, stressful conditions आती हैं, still वो उनको face करता है, उनसे fight करता है और वो successful individual में grow हो जाता है। ये क्या है, ये resilience show करती है उसकी। एक बच्चा जिसको टेस्ट में बार बार नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, उसको उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, स्टिल वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अगले टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ पाए। ये क्या शो करता है, उस बच्चे की रेजिलियंस शो करता है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करो पॉजिटिव वे में, ताकि आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वे में उस चीज को देखो। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इस रेजिलियंस को बिल्ड कैसे करें बच्चों में। ऑब्वियसली थ्रू प्रॉपर सपोर्ट एंड गाइडेंस, जिसमें हमारा आता है
प्रोवाइड लव एंड सपोर्ट। यहाँ पे बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना होता है ताकि वो लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। दूसरा आता है इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे बच्चे को पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा हो सके उसका करवाना ज़रूरी होता है कि वो चीज़ों को बेटर समझ पाए, डिसीजन मेकिंग में अपने पार्टिसिपेशन रख पाए। ठीक है। थर्ड होता है टीच पॉजिटिव थिंकिंग, उस बच्चे की स्ट्रेंथ पर हम फोकस करें, ना कि उसकी हमेशा वीकनेसेस को पॉइंट आउट करें। इससे क्या होगा, उसको आगे चल के कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है। एंड बिल्ड सोशल स्किल्स, गुड फ्रेंडशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल हेल्प चिल्ड्रन हैंडल स्ट्रेस बेटर। ऑलराइट। फिर आता है सेट रियलिस्टिक गोल्स, टीच चिल्ड्रंस टू सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होगा। ओके। बी अ रोल मॉडल, बच्चे जो हैं वो अपने आसपास से सीखते हैं मिमिक करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके। तो आप उसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने कि वो आपसे पॉजिटिव चीजें सीखे। ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। हमने देखा कि रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में। रिस्क फैक्टर जो होता है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसकी डेवलपमेंट पे, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स उस पर उसको सपोर्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट करता है। ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड टीचिंग लाइफ स्किल्स वी कैन हेल्प चिल्ड्रन बिकम स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड रेजिलियंट इंडिविजुअल्स। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी मेंशन करना। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू।